पिछले वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य क्या है पढ़ रहे थे और उसी चैप्टर के अंतर्गत है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस उल्ववेदन, हिंदी में से उल्ववेदन कहते हैं। ये एमनियोसेंटेसिस है क्या? तो यह जन्म के पूर्व भ्रूण रोग के लक्षण ज्ञात करने संबंधी तकनीक है। इस उल्ववेदन तकनीक के द्वारा जन्म से पूर्व यदि माँ के गर्भ में भ्रूण में जो शिशु पल रहा है तो उसको कौन सी जो है बीमारी हो सकती है, उसका क्या लक्षण है, इसकी जांच करने की यह एक टेक्निक है, अर्थात जिसे हम कहते हैं पीडीटी, पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक पीडीटी अर्थात जन्म से पूर्व जो माँ के गर्भ में शिशु पल रहा है उस शिशु को कोई रोग तो नहीं है, तो उसके लक्षण ज्ञात करने की यह एक टेक्निक है, तकनीकी है, जिसे हम हिंदी में उल्ववेदन कहते हैं या इंग्लिश में एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस इसमें होता क्या है कि इस तकनीक में जो है जो गर्भधारण करने वाली महिला है तो गर्भधारण करने की प्रारंभिक अवस्था में उस महिला के भ्रूण के चारों ओर पाए जाने वाले द्रव से भरी हुई जो गुहा होती है, उस गुहा को जो है हम एमनियोटिक सैक कहते हैं। यहाँ जो फिगर बनाया गया है, यहाँ सबसे बाहर जो है यूटेराइन वाल है। यूटेराइन अर्थात गर्भाशय की भित्ति है, दीवार है, और इस गर्भाशय की भित्ति के द्वारा घिरा हुआ जो गुहा है जिसे हम एमनियोसेंटेसिस सैक या कोश कहते हैं, और इस कोश में जो है शिशु भ्रूणावस्था में शिशु का विकास हो रहा है जिसे हम फोइटस कहते हैं। तो इस कोश में चारों ओर ये जो तरल पदार्थ से भरा हुआ ये जो कोश है इसे ही जो है हम एमनियोटिक सैक कहते हैं, और इसमें जो तरल पदार्थ भरा होता है उस तरल पदार्थ को हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। करते क्या हैं पीडीटी टेक्निक में, कैसे जो है इस भ्रूण से जो है रोग के लक्षण को हम जांच कर सकते हैं, तो उसको जांच करने के लिए इस एमनियोटिक फ्लूइड जो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड है इससे जो है 10 से 20 ml फ्लूइड को जो है हम बहुत सावधानी पूर्वक जो है सिरिंज के माध्यम से निकाल लेते हैं। अब सिरिंज के माध्यम से निकालने से पहले जो है हमें सुरक्षित स्थान का पता करना होता है। हमें एमनियोटिक फ्लूइड निकालते समय ये जो प्लेसेंटा है
जिसे हम आवल कहते हैं, तो प्लेसेंटा और ये नाभिरज्जु, इन दोनों को जो है हमें बचाना पड़ता है। तो दोनों को बचाने के लिए इस सिरिंज के माध्यम से जो एमनियोटिक फ्लूइड हमें निकालना है, रोग लक्षण ज्ञात करने के लिए कि उस शिशु को कोई संभावित रोग तो नहीं है या रोग होने की कोई संभावना तो नहीं है, ऐसा कुछ लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो सिरिंज से निकालने के पूर्व जो है हमें पराध्वनि टेक्निक अर्थात अल्ट्रासाउंड, इंग्लिश में जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसकी मदद लेते हैं और अल्ट्रासाउंड के जरिए जो है हम टीवी स्क्रीन पर जो है देखते रहते हैं और ये प्लेसेंटा और नाभिरज्जु इन दोनों को बचाते हुए जो है उस माँ के एमनियोटिक कोश से जो है लिक्विड निकालते हैं। सिरिंज वहीं पर हम प्रवेश कराते हैं जहाँ पर जो है नाभिरज्जु और प्लेसेंटा जो है टच में ना आवे, और फिर जो है 10 से 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड जो है हम निकाल लेते हैं। ठीक है, एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उस एमनियोटिक द्रव में जो है अर्थात फ्लूइड में जो है भ्रूण और प्लेसेंटा अर्थात आवल और नाभिरज्जु से पृथक हुई कोशिकाएं होती हैं। देख रहे हैं ये जो कोशिका है, ये कोशिकाएं जिनको हमने यहाँ लिखा है सेल्स सेड बाय ग्रोइंग फोएटस, अर्थात जो ये भ्रूण में शिशु का विकास हो रहा है, इसके चारों ओर जो है जो कोशिकाएं एमनियोटिक फ्लूइड में पाई जा रही हैं, यह जो है स्वयं भ्रूण और प्लेसेंटा तथा नाभिरज्जु से पृथक हुई कोशिकाएं ही होती हैं। फिर इस फ्लूइड में जो निकालते हैं इसमें भी ऐसी कोशिकाएं आ जाती हैं, जो 10 से 20 ml फ्लूइड निकालते हैं उसमें भी ये कोशिका आ जाती है। फिर जो है प्रयोगशाला में कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक जो है इस सेल्स अर्थात कोशिका का हम संवर्धन करते हैं, कल्चर करते हैं, प्रयोगशाला में संवर्धन करते हैं। और फिर उस संवर्धन करने के पश्चात जो है जब कोशिका का विकास होता है तो इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ है, इनमें जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, उस क्रोमोसोम्स का अध्ययन करते हैं और अध्ययन के पश्चात जो है हमें बहुत सारे जो है सिंड्रोम्स का पता चल जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम्स का पता चल जाता है, टर्नर सिंड्रोम्स का पता चल जाता है। इसलिए इस टेक्निक के द्वारा जो है भ्रूण रोग लक्षण ज्ञात हम कर सकते हैं, अर्थात माँ के गर्भ में जब शिशु पल रहा है तो उस समय ही ऐसा कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहा है जो संभावित रोग का ही लक्षण है। इस टेक्निक के द्वारा जो है ऐसा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जनन स्वास्थ्य में वैज्ञानिक उपलब्धियों को शामिल किया गया है। पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो है वैज्ञानिक विधियों को शामिल किया गया है तथा इस क्षेत्र में जो है नए नए अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि हमें जो है स्वस्थ और निरोगी संतान की प्राप्ति हो। और इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं भाई, जिससे कि स्वस्थ और निरोग संतान जन्म ले, नहीं जनसंख्या भी ठीक रहे। तो इसके लिए जो है ऐसे गर्भ निरोधक की खोज की जा रही है जिनका उपयोग बहुत सरल हो, जिनमें जो है दुष्प्रभाव बहुत कम हो। ऐसे गर्भ निरोधक गोलियों की खोज की जा रही है, जैसे मार्केट में उपलब्ध है सहेली है, माला डी है, ये नामक
सहेली नामक, मालाडी नामक गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध हैं जो कि नॉन स्टेरॉइड्स हैं, जिनका दुष्प्रभाव जो है शरीर पर नहीं पड़ता है। ऐसे ही जो है परिष्कृत एवं अधिक प्रभावी प्रतिरक्षण हो, अर्थात रोग से लड़ने की क्षमता हो, ऐसे औषधियों की भी खोज की जा रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जो चिकित्सकीय सुविधाएं सरकार के द्वारा मिलती है, उन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए लगभग हर ग्राम सभाओं में जो है नए नए स्वास्थ्य केंद्र जो है सरकार के द्वारा जो है खोले जा रहे हैं। और इन्हीं सब प्रयासों का एक परिणाम है कि आज हमारे देश में जो है मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर, शिशु जो जन्म ले रहा है उसकी मृत्यु दर और जन्म देने वाले माँ का मृत्यु दर अर्थात मातृ मृत्यु दर जो है बहुत कम है, इनमें कमी आई है। शिशु मृत्यु दर में, मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन यह कार्य जो है अभी समाप्त नहीं हुआ है। लोगों में जो है इसकी चेतना उत्पन्न करनी पड़ेगी। पूर्ण जागरण अभी लोगों में नहीं उत्पन्न हो पा रहा है, इसलिए जो है इस कार्यक्रम को अभी भी प्रभावी बनाया जा रहा है। तरह तरह की सरकार के द्वारा जो है कार्यक्रम चलाकर इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, जिससे कि गांव दूर दराज के क्षेत्रों में भी सबको जो है चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध हो सके। फिर इस चैप्टर में आगे आता है जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट क्या है, जन्म नियंत्रण क्या है? तो चिकित्सकीय सुविधाओं की व्यापक उपलब्धता के कारण, व्यापक जागरूकता के कारण भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी मृत्यु दर में व्यापक कमी आई है। और जब मृत्यु दर में कमी आएगी तो जन्म दर में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जब जन्म दर में वृद्धि होगी तो जनसंख्या में भी क्या होगी भाई? वृद्धि होगी। इसलिए जो है जनसंख्या में आज भारी वृद्धि हो रही है, बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या केवल जो है 2 अरब पूरे विश्व की जनसंख्या थी। सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या जो है 2 अरब थी, अर्थात 2000 मिलियन थी पूरे विश्व की जनसंख्या सन 1900 में। और वह अगले 100 वर्षों में कितनी हो गई? अर्थात 2000, सन 2000 में जो है अर्थात 100 वर्षों में जो है यह संख्या जो है 3 गुना बढ़कर हो गई, अर्थात 2 अरब से बढ़कर जो है 6 अरब ये जनसंख्या हो गई। तो इस तरह से बहुत अधिक मात्रा में जो है जब मृत्यु दर में कमी आई तो जन्म दर में वृद्धि हुई, जनसंख्या में अपार वृद्धि हुई, आशातीत से भी अधिक वृद्धि हुई। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में जो है सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की जनसंख्या जो है 35 करोड़ थी। और वह जो है सन 2000 में, सन 1947 में
सन 1947 में भारत की जनसंख्या जो है 35 करोड़ थी, 35 करोड़। और 2000 में, सन 2000 में भारत की जनसंख्या कितनी थी भाई? तो 2000 अर्थात कितने, लगभग जो है 53 वर्ष, 53 ईयर्स में जो है ये भारत की जनसंख्या 35 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ से भी अधिक हो गया, 100 करोड़ भी पार कर गया सन 2000 में। अर्थात 53 वर्षों में जो है लगभग जो है 65 करोड़ से अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। तो 35 और 65 से अधिक, तो कह सकते हैं कि लगभग जो है 53 वर्षों में भारत की जनसंख्या 2 गुना या 2 गुना से अधिक बढ़ गई। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और जिस दर से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, यदि इसी दर से भारत की जनसंख्या बढ़े तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सन 2033 तक जो है 200 करोड़ हो जाएंगे, जो आजकल लगभग जो है 131 करोड़ है। 2021 चल रहा है, तो 2033 अर्थात 12 वर्षों में जो है ये 200 करोड़ हो जाएंगे। अर्थात 12 वर्षों में कितना? तो 70 करोड़ जो है और बढ़ जाएगी भारत की जनसंख्या। और इतनी तीव्र गति से भारत की जनसंख्या बढ़े तो चीन को 2033 में जो है चीन को भारत जो है बहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। बहुत जल्दी भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से जो है विश्व का पहला देश हो जाएगा। और यह बढ़ती जनसंख्या हमारे सामने जो है कई समस्याओं के लिए चुनौती है। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि अपना विकास जो है एक जनसंख्या पर भी प्रभावित होता है। कम जनसंख्या रहेगा तो विकास अधिक होगा। और इसी को लेकर जो है पिछले इस वीडियो में हमने थोड़ा सा चर्चा किया था कि यूपी सरकार ने जनसंख्या नीति को जो है लागू किया गया है। तो कई समस्याओं को की जननी है जनसंख्या कि यह बढ़ती जनसंख्या हमारे सामने जो है अन्न, अनाज, आवास, कपड़े जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं ना, तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 जो है मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनमें भी जो है समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए सरकार पर जो है जन्म दर को कम करने का दबाव बढ़ रहा है। तो सरकार ने नियम बना दिया, जनसंख्या नीति ला दिया कि 2 संतान ही होंगे। 2 से अधिक संतान होने पर कोई भी उनको सरकारी सुविधा जो है नहीं दी जाएगी। और भारत सरकार ने जो है जन्म दर को कम करने के लिए कुछ उपाय किए हैं। पहले से ही है भारत सरकार ने क्या किया भाई? तो परिवार नियोजन, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत जो है एक स्लोगन दिया गया, एक नारा दिया गया कि हम दो हमारे दो का सिद्धांत जनता में प्रचारित किया गया। और इस प्रचार प्रसार के कारण जो है शिक्षित और जो अशिक्षित दोनों प्रकार के जो लोग थे, शिक्षित थे या अशिक्षित थे, इसको दोनों प्रकार के लोगों ने अपनाया है कि हम दो हमारे दो। लड़के की विवाह की उम्र जो है 21 वर्ष और लड़की के विवाह का उम्र जो है 18 वर्ष निर्धारित की है, जिससे बाल विवाह रुके और उससे उत्पन्न समस्याओं से छुटकारा मिल सके। वैवाहिक जो जोड़े हैं, जो दंपति हैं, पति पत्नी हैं, उनको जो है मानसिक रूप से वो परिपक्व हो सके। जब 21 और 18 वर्ष की अवस्था में शादी होगी तो
ऐसे है, सरकार ने छोटे परिवारों को प्रोत्साहन दिया है जो गर्भ निरोधक का उपयोग या जन्म दर को कम करने का सबसे अच्छा उपाय है। और ऐसा गर्भ निरोधक को चुनना चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, उसका कोई दुष्प्रभाव ना हो और कीमत भी कम हो, सस्ता हो। तो सरकार ने ऐसे जो है, अभी हमने कहा कि जैसे सहेली है, मालाडी है, अनेक जो है गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में, फ्री में स्वास्थ्य केंद्रों से बांटी जा रही है। इससे है कि एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता की सभी हित की पूर्ति होनी चाहिए। जो गर्भ निरोधक का प्रयोग करता है उसके सभी हितों की पूर्ति होनी चाहिए। और वर्तमान में जो है बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधकों को जो है कई श्रेणियों में वर्गीकृत करके रखा गया है, जैसे प्राकृतिक विधियां हैं, रोध व रोधक है, अंतःगर्भाशयी युक्तियां हैं जिसे IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस कहते हैं। ऐसे है गर्भ निरोधक गोलियां हैं, शल्य क्रिया या बंध्याकरण है। तो ये सब जो है ये विधियां हैं। अब इन विधियों के बारे में विस्तृत में जो है नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।